एक तरीके से जो बच्चा पैदा होने का जो अमल है वो कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के साथ साथ। ठीक है, लेबर यानी कि वो अमल जिसमें एक गर्भवती महिला के द्वारा बच्चे को पैदा किया जाता है। ठीक है, नॉर्मली जो एक परिभाषा है वो ये है। और इसका हमने फर्स्ट सेकंड पढ़ा दिया है। आज हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को से शुरू कर रहे हैं। पेज नंबर 782 पे खोल लीजिए। आज सात पेज हम पढ़ेंगे, 782, 83, 84, 85, 86, 87, 88। ठीक है, ये पेज आज हम पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 782 पे आप लोग खोल लीजिए। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। जी, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेज पढ़ेंगे पहले, उसके बाद थर्ड स्टेज पढ़ेंगे। उसके बाद इनसे लेबर से जुड़ी हुई और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पॉइंट्स होते हैं उनको पढ़ेंगे, जैसे कि अपगार रेट होता है, फंडल प्रेशर होता है, इन सब चीजों को साथ साथ देखते चलेंगे। तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में सबसे पहले पोजीशन ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, यानी कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में जो गर्भवती महिला को लिटाते हैं तो उनकी जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, नंबर एक, डोर्सल पोजीशन या लिथोटोमी पोजीशन। ठीक है, नॉर्मली दौरान लेबर एक गर्भवती महिला को जो लिटाते हैं, एक हामला औरत को जो लिटाते हैं, वो डोर्सली पोजीशन में डोर्सली लिटाते हैं या लिथोटोमी। डोर्सल कहते हैं एक्चुअली सीधे लेट जाना। ठीक है, नॉर्मली। और लिथोटोमी क्या होता है? लिथोटोमी क्या होता है? सीधे लेट करके जो है घुटने मोड़ करके लेट जाना, इसको बोलते हैं लिथोटोमी पोजीशन। जी, उसके बाद क्या होता है? स्क्वाल्टिंग। स्क्वाल्टिंग कौन सी पोजीशन है? स्क्वाल्टिंग है उकड़ू बैठना। उकड़ू बैठना जैसे कि नॉर्मल टॉयलेट है, नॉर्मल टॉयलेट में जैसे कि बैठते हैं, वो उकड़ू बैठ के ही नॉर्मल टॉयलेट में इंसान जो है वो फारिग होता है, टॉयलेट करता है। तो वो जो पोजीशन होती है वो स्क्वाल्टिंग यानी कि उकड़ू बैठना। तो दूसरी पोजीशन क्या हुई? स्क्वाल्टिंग यानी कि उकड़ू बैठना। उसके बाद क्या हुई? सपोर्टेड सिटिंग। सपोर्टेड सिटिंग जो होती है एक्चुअली ये भी उकड़ू बैठना ही होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें दोनों पैरों के बीच की जो दूरी है वो थोड़ा बढ़ा देते हैं। गर्भवती महिला को जब जब सपोर्टेड सीटिंग में बिठाते हैं, ठीक है, जब सपोर्टेड सीटिंग में बिठाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी उकड़ू ही बिठाते हैं, पैरों के बल ही बिठाते हैं, लेकिन पैरों के बीच की दूरी बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, जो गर्भवती महिला का जो शरीर का वजन होता है वो टखनों के ऊपर, टखने यानी कि पैर का और टांगों का जो जोड़ है, टखने जिसको एंकल जॉइंट बोलते हैं, इसमें ज्यादातर पूरा जो जोर होता है गर्भवती महिला का वो एंकल जॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, एक पोजीशन ये है। एक क्या है? नी चेस्ट पोजीशन। गर्भवती महिला को नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन नी चेस्ट पोजीशन ऐसे होती है, नी के मैंने होता है घुटने, चेस्ट के मैंने छाती, यानी कि ये एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें छाती और घुटने जो है नीचे टच करते हैं, और ऐसा करके एक गर्भवती महिला जो है जोर लगा करके बच्चे को बर्थ देती है, बच्चे को पैदा करने करती है। जी, उसके बाद क्या हो गया? अगर गर्भवती महिला जो है सहयोग कर रही है, कोऑपरेट कर रही है, दर्द वगैरह को अच्छे से बर्दाश्त कर रही है और वो डॉक्टर को जो है कोऑपरेट भी कर रही है, तो उसको डोर्सल पोजीशन में लिटा सकते हैं, सीधा लिटा सकते हैं। लेकिन अगर गर्भवती महिला कोऑपरेट नहीं कर रही है अच्छे से, उसको परेशानी हो रही है और वो परेशान हो रही है, तो फिर उसको लिथोटोमी पोजीशन में, यानी कि उसको सीधी लिटा करके उसके घुटने मोड़ देते हैं, घुटने मोड़ करके जो है उसकी टांगे चौड़ी कर देते हैं। ठीक है, और जो डिलीवरी टेबल होती है, डिलीवरी टेबल कुछ इसी तरीके से बनी होती है कि उसके ऊपर लिथोटोमी पोजीशन बहुत अच्छे से ली जा सकती है। डिलीवरी टेबल के ऊपर लिथोटोमी पोजीशन बहुत अच्छे से ली जा सकती है। उस पे गर्भवती महिला को लिटा करके उसकी दोनों टांगे चौड़ी करके करके और वो घुटनों को मोड़ करके बिल्कुल बाकायदा उसमें पैर वगैरह फंसाने के शिकंजे तक होते हैं, ताकि उसमें गर्भवती महिला को लिथोटोमी पोजीशन लेने में बहुत सहूलत हो, आसानी हो। तो अगर सहयोग कर रही है आसानी से गर्भवती महिला, तो उसको डोर्सल पोजीशन में लिटाते हैं, और अगर सहयोग नहीं कर रही है तो फिर लिथोटोमी पोजीशन में लिटाते हैं। जी, एक लाइट व रोशनी जो है वो डिलीवरी रूम में या लेबर रूम में, ठीक है, वो पर्याप्त होनी चाहिए, अंधेरा अंधेरा ना हो या कम रोशनी ना हो। पर्याप्त
रोशनी का इंतजाम होना चाहिए। लेबर रूम में काम करने वाली डॉक्टर्स और स्टाफ, नर्सिस वगैरह, जो भी लेबर रूम में काम कर रहे हैं, जो भी डिलीवरी यानी कि लेबर में जो है सहयोग कर रहे हैं, उन सब की ड्रेस, उन सब के गाउन, उन सब के ग्लव्स, उन सब के मास्क, उन सब की कैप, जितने भी जो मेडिकल कपड़े हैं, जो क्लॉथ्स हैं, मेडिकल जो ड्रेस हैं, जितनी भी उसमें कैप वगैरह, मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह, गाउज वगैरह, ड्रेस वगैरह, जितनी भी चीजें हैं, वो सब स्टाइल होनी चाहिए और यूज्ड ना हो, मतलब पहले से इस्तेमाल की हुई नहीं होनी चाहिए। और स्टराइल होनी चाहिए, यानी कि स्टरलाइजेशन का जो अमल होता है भाप में पकाने के बाद, ऑटोक्लेव में लगाने के बाद, उस अमल से गुजारे हुए हों, यानी कि बिल्कुल जो है एक तरीके से डिसइंफेक्टेंट। जी। लेबर रूम का जो तापमान है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। जब हम ऑपरेशन थिएटर का तापमान पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि 22 से 25 के आसपास तकरीबन रखते हैं ऑपरेशन थिएटर का तापमान। और नॉर्मली जो एसी चलाते हैं, उसमें जो एयर कंडीशन चलाते हैं, जो मेंटेन करते हैं, वो 23 डिग्री पे मेंटेन करते हैं ऑपरेशन थिएटर को। और यहाँ पे जो डिलीवरी रूम यानी कि जो लेबर रूम है, उसका तापमान भी उसके तकरीबन आसपास 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखते हैं। जी। जब बच्चा दुनिया में आता है, जब बच्चा पैदा होता है, तो चूंकि जब पैदा नहीं होता तो माँ के गर्भ में होता है, यूट्रस में होता है। और यूट्रस में क्या होता है कि यूट्रस में चूंकि वो इंटरनल बॉडी में, बॉडी के अंदर होता है, तो वहां पे एक अच्छा खासा टेम्परेचर होता है। ठीक है। बच्चा जो है चूंकि उसी में बनता भी है, तो बच्चे को उसकी एक तरीके से हैबिट भी होती है, आदत भी होती है। और बच्चे के लिए वो बिल्कुल एकदम कंफर्ट जोन होता है। बच्चे को वहां टेम्परेचर वेम्परेचर, ठंडी गर्मी सर्दी का कोई एहसास, किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन जब दुनिया में बच्चा पैदा होता है, आता है दुनिया में, जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होकर के आता है, तो चूंकि बाहर का जो तापमान है वो अंदर के तापमान से ऑलवेज कम ही होता है। ठीक है। तो ऐसे में बच्चे को जो बाहर का तापमान है, जो एनवायरनमेंट का तापमान है, इससे तालमेल बिठाना होता है। ठीक है। बच्चे के अपने तापमान को बाहर के तापमान से, एनवायरनमेंट के वातावरण के तापमान से तालमेल बिठाना होता है, अपने तापमान को कंट्रोल करना होता है। तो इसीलिए कई बार इस तरह का खतरा रहता है कि बच्चा जो है वो हाइपोथर्मिया में ना चला जाए। हाइपोथर्मिया यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो उस टेम्परेचर से कम ना चला जाए जो कि नॉर्मली होता है, यानी कि बच्चे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ना गिर जाए, इस चीज का ख्याल रखते हैं। और बच्चा पैदा होने से पहले उन सभी ऐसे इंतजाम कर लेते हैं कि अगर बच्चा जो है हाइपोथर्मिया में जाए तो फिर उसको उसको जो है हाइपोथर्मिया में जाने से बचाया जा सके, जैसे कि गर्म कोट, वार्म कोट, कंबल यानी कि ब्लैंकेट, इंक्यूबेटर। ठीक है। इंक्यूबेटर मशीन, वार्मर या रेडिएंट वार्मर, ये सारे के वार्मर या रेडिएंट वार्मर, ये एक मशीन होती है जो एक तापमान, एक 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 मनचाहा तापमान प्रोवाइड कराती है बच्चे के लिए। ठीक है। इन सब चीजों की जरूरत, इन सब चीजों का इंतजाम रखना चाहिए। एक बात और, लेबर में लेबर में बच्चा लेबर में 5 सी, 5 सी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इनको 5 सी बोलते हैं। 5 सी यानी कि सी, ABC में सी आता है उसी का। नंबर 1 क्या है? क्लीन हैंड। नंबर 2 क्लीन सरफेस, क्लीन कोड, क्लीन ब्लेड, क्लीन जेनाइटल ट्रैक्ट। तो नंबर 1 पे क्या है? क्लीन हैंड। क्लीन हैंड का मतलब होता है जो हाथ, जो स्टाफ, नर्स या डॉक्टर जो भी हैं, जो भी लेबर में काम कर रहे हैं, उनके जो हाथ हैं वो प्रॉपर जो है, मतलब एक तरीके से हाइजेनिक होने चाहिए। और बिल्कुल किसी किस्म का भी गंदगी उन पर ना लगी हो, हाइजेनिक होने चाहिए। ग्लव्स जो है, स्टाइल ग्लव्स उनके हाथों में होना चाहिए। उसके बाद क्लीन सरफेस, यानी कि जहाँ पे लेबर का अमल कराया जा रहा है, जो लेबर रूम है, वो साफ सुथरा होना चाहिए। सरफेस कहते हैं एक्चुअली सतह को। साफ सुथरा होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए। डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का वहां पे पोछा वोछा लगता रहना चाहिए। बहुत साफ सुथरा जो है लेबर रूम रहना चाहिए। किसी किस्म की बदबू, किसी किस्म का इंफेक्शन वहां पे ना पनपना चाहिए। क्लीन कोड, क्लीन कोड यानी कि जो अम्बिलाइकल कोड होती है उसको बहुत अच्छे से साफ सुथरे तरीके से काट करके रखना होता है। क्लीन ब्लेड यानी कि जो क्लीन कोड को जो काटते हैं वो साफ ब्लेड से, नए ब्लेड से, स्टाइल ब्लेड से काटते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही कैंची से सबको काटा जा रहा है। अगर अगर सीजर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कैंची भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर वो जो सीजर है, वो जो कैंची हो, वो स्ट्राइल हो। ठीक है। वो स्ट्राइल हो। जी। क्लीन जेनाइटल ट्रैक्ट यानी कि जो जननांग है महिला के, गर्भवती महिला के,
उनको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से जो है क्लीन करना होता है। अगर मॉन्स प्यूबिस यानी कि बाल आ रहे हैं तो उनको शेव करना होता है, जो है लेबर होने से पहले पहले, बच्चा होने से पहले पहले उनको साफ करना। जी, अगला पॉइंट क्या है? तीन चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की है। नंबर एक, बुल्वल गैपिंग। नंबर दो, एनल पॉटिंग। नंबर तीन, हेड ऑफ फीटस। ये तीन ऐसे पॉइंट है, जब ये नजर आ जाएं तो ये समझ लेना चाहिए कि अब लेबर जो है बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है और बच्चा पैदा होने वाला है। तो कौन कौन सी? वुल्वल गैपिंग। वुल्वल गैपिंग किसको कहते हैं? जो वुल्वा होता है, दहलीजुल पुरुज, यानी कि जो वेजाइना होती है, जब वेजाइना के अंदर गैप होना शुरू हो जाए, यानी कि उसका जो एरिया है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ महसूस होने लग जाए, ठीक है। या एनल पॉटिंग, यानी कि गर्भवती महिला अगर जो है पाखाना कर दे, ठीक है, गर्भवती महिला पाखाना कर दे। ये हेड ऑफ फीटस, यानी कि जब बच्चे का सर दिखने लग जाए, ठीक है, या तो वुल्वल गैपिंग शुरू हो जाए, एनल स्पॉटिंग हो जाए, हेड ऑफ फीटस, ये जब चीजें, तीनों चीजें दिखने लग जाए, तीनों चीजें, मान लीजिए माँ का जो है पाखाना निकल जाए, या हेड ऑफ फीटस बच्चे का सर दिख जाए, या वुल्वल गैपिंग यानी कि वुल्वा में जो है गैप आना शुरू हो जाए, वुल्वा में बढ़ोतरी आना शुरू हो जाए, वुल्वा फैलने लग जाए, तो समझना चाहिए कि अब लेबर जो है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी। अब थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जिसके अंदर जो है लेबर कंप्लीट हो जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है, उसको पढ़ते हैं जी। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है जी। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में सबसे पहले तो ये कि जैसे ही बच्चा पैदा हो, बच्चे और माँ की हेल्थ को मॉनिटर करने का फौरन प्रयास किया जाए। यानी कि माँ का जो बीपी है उसको देखा जाए, टेम्परेचर है उसको देखा जाए, SpO2 है उसको देखा जाए, यानी कि वाइटल का ध्यान रखा जाए माँ का। और किसी और परेशानी में वो ना जा रही उसको देखना होता है। साथ में बच्चे को जो है, बच्चा हाइपोथर्मिया में तो नहीं जा रहा है, या बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, बच्चा जो है सांस वगैरह सही ले रहा है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट सही चल रही है, हार्ट रेट सही चल रही है, बच्चा नीला पीला तो नहीं पड़ रहा है, ठीक है, और बच्चा जो है वो कांप तो नहीं रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। और बच्चे को जब हाथ लगाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल सुन्न की तरह पड़ा हुआ है। तो इन सब चीजों का जो है पहले ही, हर चीज का ध्यान रखने के लिए पहले ही सारी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। ठीक है जी। एक काम क्या है, बेबी के आउट होने के बाद याद रखा जाए, मेरे शब्दों को ध्यान रखना बच्चों, याद रखा जाए, लेबर यानी कि डिलीवरी कराना एक सब्र का काम है। डिलीवरी कराना एक सब्र का काम है। सब्र यानी कि धैर्य, ठीक है। यानी कि इसमें जल्दबाजी बिल्कुल सही नहीं होती। कभी भी किसी भी लेडी डॉक्टर को या किसी भी नर्स को ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि ये बच्चा जल्दी से पैदा हो जाए और फिर मैं रेस्ट कर लूंगी या दूसरी ड्यूटी कर लूंगी या दूसरा काम कर लूंगी। देखिए, ये बहुत धैर्य का और बड़ा ही मतलब एक तरीके से आराम आराम से चलने वाला जो प्रोसीजर है, जो अमल है वो है। तो इसको प्रॉपर समय और धैर्य और पूरा ध्यान और पूरे प्रिकॉशंस देने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं जी। अब जो चीजें, जो पॉइंट दौराने विलादत, यानी कि एक गर्भवती महिला को जबकि वो लेबर में आ रही है, बच्चा पैदा कर रही है, तो उसको जो दिक्कतें ज्यादातर देखने में आ जाती हैं वो क्या आती है? नंबर दो, हैमरेज, यानी कि खून का जो स्राव है, खून का जो बहाव है वो ज्यादा ना हो जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए किसी किस्म का। रिटेंड प्लासेंटा, रिटेंड प्लासेंटा कहते हैं जो अवल नाल होती है, रिटेंड प्लासेंटा जो अवल नाल होती है, उसका जो अंदर, उसका कोई भी हिस्सा जो है, ठीक है, प्लासेंटा का कोई हिस्सा अंदर ना रह जाए। मान लीजिए बच्चा पैदा हो गया तो प्लासेंटा का कोई हिस्सा अंदर ना रह जाए। और चौथा है शॉक। ये चार ऐसे बिंदु हैं जिनका जो है खतरा बना रहता है, जिनके बारे में बहुत ज्यादा विचार करना होता है, जिनसे बचाने का प्रयास बच्चा पैदा होने से पहले ही पूरी तैयारी रखनी होती है, ठीक है, ताकि अगर इन दिक्कतों की तरफ मरीज जाए तो उसको फौरन बचा लिया जाए जी। एक क्या है, लेबर के बाद, यानी कि जब बच्चा पैदा हो जाए, एग्जामिनेशन ऑफ प्लासेंटा, एग्जामिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन, एग्जामिनेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, तीन चीजें हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा क्या होता है? प्लासेंटा जो है एक एक संरचना है जो कि माँ के गर्भ में अंदर चिपकी हुई होती है, जिसके जरिए से ब्लड जो है, माँ का ब्लड जो है बच्चे के अंदर को सर्कुलेट करता रहता है, यानी कि बच्चे के अंदर को घूमता रहता है, ठीक है। वो जो प्लासेंटा होती है वो चिपकी होती है, प्लासेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे की नाभ में जाती है, इससे जो है ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है, ठीक है। तो प्लासेंटा यानी कि वो जो चिपका हुआ भाग होता है, उसका कोई भाग अंदर न रह जाए लेबर कंप्लीट होने के बाद, या जो अम्बिलिकल कोड है उसके लिए एग्जामिनेशन करें, यानी कि अम्बिलिकल कोड का कोई भी हिस्सा अंदर न रह जाए, ठीक है। या
कोरियोनिक मेम्ब्रेन, कुछ झिल्लियां होती हैं, कुछ झिल्लियां होती हैं, तो किसी भी प्रकार की झिल्ली का भाग अंदर न रह जाए। एग्जामिनेशन ऑफ प्लासेंटा, एग्जामिनेशन ऑफ अम्बिलिकल कोड, एग्जामिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन यानी कि कोरियोनिक मेम्ब्रेन यानी कि झिल्लियां, इनमें से किसी का भी रिटेन्ड प्रोडक्ट यानी कि बचा हुआ टूटा हुआ कोई हिस्सा अंदर ना रह जाए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एंटीरियर शोल्डर, जैसे ही बच्चे के कंधे बाहर आ जाएं, जैसे ही बच्चे के कंधे बाहर डिलीवर्ड हो जाएं, ठीक है, तो जैसे दवाइयों के जरिए, ठीक है, जैसे ही बच्चे के कंधे बाहर आ जाएं तो एक्चुअली होता क्या है, प्लासेंटा भी, उसके बाद धड़ आता है और धड़ के बाद आराम आराम से प्लासेंटा भी बाहर आ जाता है। थोड़ा वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, प्लासेंटा भी बाहर आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मली प्लासेंटा बिल्कुल नहीं आ रहा है, वेट करने के बाद वह नहीं आ रहा, तो कंट्रोल्ड कोल्ड ट्रैक्शन, कंट्रोल कोल्ड ट्रैक्शन मेथड से प्रयास करना चाहिए कि कंट्रोल कोल्ड ट्रैक्शन मेथड से प्रयास करना चाहिए कि प्लासेंटा बाहर आ जाए। ठीक है, और अगर कंट्रोल्ड कोल्ड ट्रैक्शन मेथड से भी वेट किया जाता है, कंट्रोल कोल्ड ट्रैक्शन जो मेथड है, इसमें दवाइयां वगैरह लगाई जाती हैं, ठीक है, ऑक्सीटोसिन वगैरह लगाया जाता है, जिससे कि जो गर्भ है जो यूट्रस है, वो कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाए, मूवमेंट करने लग जाए, और जो प्लासेंटा अंदर चिपकी हुई है वो छूट जाए। ठीक है, कंट्रोल कोल्ड ट्रैक्शन में, और जो प्लासेंटा है वो बाहर आ जाए। लेकिन अगर कंट्रोल कोल्ड ट्रैक्शन से भी प्लासेंटा बाहर नहीं आ रहा है, तो मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा की जो विधि है उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एकदम नहीं करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो है नॉर्मली इंतजार करते हैं, वो सबसे अच्छा होता है। अगर नॉर्मली नहीं आ रही है, कंट्रोल कोल्ड ट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं, अगर वो भी नहीं आ रही है, फिर भी वेट करने के बाद नहीं आ रही है, तो मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा की जो विधि है इसको करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हल्का सा एनेस्थेसिया दिया जाता है माँ को। ठीक है, हल्का सा गर्भवती महिला, जिससे बच्चा जना है जिस महिला ने, उसको हल्का सा जो है क्या कहता है, एनेस्थेसिया दिया जाता है। ठीक है, जो जो कि एक एनेस्थेटिक के जरिए से दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है, हाँ, मतलब लेफ्ट हैंड से उसके किनारों को अलग किया जाता है हाथ से। हाथ से उसकी देखिए, हाथ से जो प्लासेंटा अंदर है, प्लासेंटा को हाथ से रिमूवल किया जाता है। इसको रिमूवल करने का तरीका क्या होता है कि उसको, मतलब ऐसा नहीं है कि अंदर हाथ दिया और प्लासेंटा को पकड़ा और खींच दिया। अगर ऐसा करेंगे तो प्लासेंटा जो है टूट जाएगा और फिर वो बड़ी सिरदर्द की कंडीशन पैदा हो जाएगी। फिर तो रिटर्न प्लासेंट जो है चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए प्लासेंटा नहीं आ रहा है और मैनुअल रिमूवल से यानी कि हाथ से निकाल, तो उसको बराबर से जैसे कि मान लीजिए ये बच्चेदानी का अंदर वाला हिस्सा है और ये हाथ से निकाल रहे हैं, तो इसको साइड से ऐसे 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 हटाते हैं। साइड से ऐसे 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 हटा करके पूरे को उसको हटाते हैं, और हटा करके ऐसे 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 उसको बहुत एहतियात के साथ, ये एनेस्थेसिया में होता है काम, इस तरीके से प्लासेंटा को हटा देते हैं और प्लासेंटा जो है वो आराम आराम से फिर बाहर आ जाती है। इसमें इंजेक्शन मिथर्जिन और इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन भी लगाया जाता है, बहुत एहतियात। ठीक है जी। अब पेज नंबर 786 पे आ जाइए भाई। जी, पेज नंबर 786, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से करना चाहिए, क्योंकि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, देखिए ये सब चीजें जो हैं, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा और ये सारी चीजें जो भी हैं, जो ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में आ रही है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का हिस्सा है। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को बहुत एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि नंबर एक तो ये कि अगर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर बहुत एहतियात से किया जाएगा तो ब्लड जो है वो बहुत कम लॉस होगा, खून जो है, ब्लड जो है वो बहुत कम लॉस होगा, और दूसरे किसी भी किस्म के जो परेशानियां हैं उससे बचा जाएगा, और सेफ डिलीवरी यानी कि सेफ लेबर हो जाएगी, अच्छी लेबर हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है फंडल प्रेशर। फंडल प्रेशर किस चीज का नाम है, फंडल प्रेशर जो है एक प्रेशर है। फंडल प्रेशर एक प्रेशर है, एक दबाव है जो कि गर्भवती माँ के एब्डोमेन पे यानी कि गर्भ को आगे सरकाने के लिए, अगर गर्भवती महिला जोर ना लगा पा रही हो, पेन ना ले पा रही हो, और गर्भवती महिला जो है कमजोर पड़ रही हो, तो ऐसी कंडीशन में हाथ की चार उंगलियां लेकर के ऐसे, हाथ की चार उंगलियां लेकर के डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी कि डाउनवर्ड यानी कि नीचे की और पीछे की तरफ जो है बच्चे को धकेलने का, बच्चे को पुश करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इसको फंडल प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि ये यूट्रस का जो फंडस होता है, यूट्रस का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, एक्चुअली उसके ऊपर यानी कि एब्डोमेन के ऊपर ही देते हैं, लेकिन यूट्रस के जो फंडस होता है उसको, तो इसी को फंडल प्रेशर बोल देते हैं।
ठीक है, जो 4 फिंगर्स ऑफ हैंड होती हैं, इनसे डायरेक्ट लगा करके बच्चे को बाहर की तरफ धकेलने का प्रयास किया जाता है। ये तब किया जाता है, ये दो सिचुएशन में किया जा रहा है। या तो माँ जो है वो जोर ना लगा पा जाए, मान लीजिए माँ के अंदर जो खून जो है वो 6-7 ग्राम है, कम है, एनीमिक माँ है, और वो बच्चे को जन रही है, बच्चे को पैदा कर रही है, तो उस सिचुएशन में उससे जोर नहीं लग रहे हैं, चूंकि वो जनरल वीकनेस उसके अंदर बहुत ज्यादा है, तो फिर जो है फंडल प्रेशर दिया जा सकता है। और दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर मान लीजिए बच्चा तो बाहर आ गया है लेकिन प्लासेंटा नहीं आ रही है, तो प्लासेंटा के लिए, यानी कि प्लासेंटा के लिए भी कई बार जो है हल्का हल्का फंडल प्रेशर, हल्का हल्का देते हैं, प्लासेंटा के लिए हल्का देते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा देंगे तो प्लासेंटा रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, तो हल्का हल्का फंडल प्रेशर दे करके प्लेसेंटा को जो है बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। याद रखने वाली बात यह है कि प्लासेंटा के लिए जो फंडस दिया जाता है, जो फंडल प्रेशर दिया जाता है, वो ज्यादातर वहां दिया जाता है जबकि गर्भवती जो कि माँ बच्चे को पैदा कर रही है, उसका जो यूट्रस है, उसकी जो बच्चेदानी है, अगर वो बहुत सख्त हो तो, अगर बहुत सख्त हो तो प्लासेंटा के लिए फंडल देते हैं, वरना प्लासेंटा के लिए फंडल देने की ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यूट्रस जो है जस्ट आफ्टर डिलीवर्ड ए बेबी, एक मतलब लेबर के बाद जो है प्लासे यूट्रस जो है वो खुद ही डिलीवर्ड कर देता है, खुद ही जो है पुश कर देता है प्लासेंटा को, खुद ही बाहर की तरफ छोड़ देता है जी। अब एक पॉइंट है आगे, अपकार अपगारी स्कोर। अपगारी स्कोर किसको कहते हैं? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद पहले 5 मिनट उस बच्चे के लिए जिंदगी के सबसे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि माँ के पेट का जो तापमान है वो तो उससे जाना पहचाना है उसका। जब उसके अंदर रूह आई थी, जब वो ठहरा था, जब जाइगोट बना था, जब फर्टिलाइजेशन हुआ था, जब माँ और बाप के जो स्पर्म और ओवम है जब वो मिले थे और बच्चा ठहरा था, तब से लेकर के साढ़े सवा नौ, 9 महीने 7 दिन, या 9 महीने 9 दिन तक, या 37, 38, 39, 40 हफ्ते जो है, इन तक जब तक भी लेबर में मरीज आ रहा है, तब तक बच्चा चूंकि माँ के गर्भ में ही रहा है, तो माँ के गर्भ का जो टेम्परेचर है, चूंकि वो उसका जाना पहचाना है, ठीक है, वो उसके लिए एकदम एक तरीके से जन्नत है, वो उसके लिए सब कुछ है। उसे ना वहां किसी चीज की टेंशन है, ना खाने की, ना पीने की, ठीक है। हर टाइम उसका पेट भरा हुआ है। पेट भरा हुआ है का मतलब ये नहीं कि पेट में कुछ है, पेट भरा हुआ का मतलब ये है कि उसको खाने की इच्छा ही नहीं है। स्वर्ग है बिल्कुल एकदम, ठीक है। किसी भी चीज की टेंशन नहीं है, ना तापमान की, ना सर्दी की, ना गर्मी की, ना बरसात की, कुछ भी नहीं। लेकिन जब बच्चा दुनिया में आता है तो पहले 5 मिनट उसकी जिंदगी के सबसे अहम होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले 5 मिनट बच्चे के लिए वो होते हैं जबकि बच्चा इस दुनिया में, इस वातावरण में अपने आप को जो है वो इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालता है, अपना जो अपने शरीर के तापमान को दुनिया यानी कि इस वातावरण के तापमान के अनुकूल करता है। यानी कि जो दुनिया का तापमान है, जो माहौल का वातावरण का तापमान है, इसके अनुकूल अपने आप को बनाता है। तो पहले 5 मिनट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं एक नौमौलूद के लिए। नौमौलूद, नौजायद और न्यूबॉर्न और शिशु, ठीक है। नौमौलूद उस बच्चे को कहते हैं जो नया नया पैदा हुआ, शिशु को बोलते हैं, नौजायद भी बोलते हैं इसको, जायद जिसने के जन्म लिया हो, नौजायद जिसने नया नया जन्म लिया, न्यूबॉर्न कहते हैं, नौमौलूद कहते हैं, ठीक है जी। तो पहले 5 मिनट जो है वो बहुत ज्यादा एहतियात के, मॉनिटर करने के होते हैं, बहुत ही ज्यादा पहले 5 मिनट। और पहले 5 मिनट ही ये बताते हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो कितना हेल्दी है और कितना हेल्दी नहीं है। पहले 5 मिनट ही इसका फैसला करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, बच्चे की जो तंदुरुस्ती होती है, बच्चे का जो स्वास्थ्य होता है, इसको नापने का एक तरीका है, एक मेडिकल तरीका है, जिसको अपगार स्कोरिंग कहते हैं। अपगारी स्कोरिंग क्या है? अपगारी स्कोरिंग एक तरीका है जिसके जरिए से ये पता किया जाता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो कितना स्वस्थ है, ठीक है। तो उसी के बाद फिर जरूरत हो जा ये देख लिया जाता है, ये पता कर लिया जाता है कि इसको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, किसी इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं है। इस चीज का भी अच्छा और भली भांति से अंदाजा और पता लग जाता है। तो अपगार स्कोरिंग जो है वो डॉक्टर विर्जीनिया अपगार, ये डॉक्टर साहब हैं एक डॉक्टर विर्जीनिया अपगार, जिन्होंने 1952 ईस्वी में अपगार स्कोरिंग का जो एक फॉर्मूला है वो दिया था, वो बताया था, ठीक है जी। न्यूबॉर्न के स्वास्थ्य का सही आकलन करने के लिए। तो एक्चुअली अपगार स्कोर क्या है? अपगार स्कोर जो है, अपगार स्कोर में 5 चीजें आती, ये 5 चीजें आती हैं। अगर ये 5 चीज आती हैं, ठीक है। 5 चीज कौन कौन सी आती है? स्किन यानी कि बच्चे की खाल,
हार्ट रेट यानी कि बच्चे के दिल की धड़कन, रेस्पायरी रेट यानी कि बच्चे का सांस, और रेफ्लेक्सिस यानी कि अगर बच्चे को च्यूटी व्यूटी भरी जाए तो बच्चे को मान लीजिए ऐसे मारा जाए और बच्चा चू से एकदम मतलब रोया बहुत जोर से, तो इसका मतलब रेफ्लेक्स बहुत अच्छा है। और बच्चे मान लीजिए अगर उसके बच्चे बाजू पे ऐसा किया तो बच्चे ने बाजू हटाई भी, हटाने का प्रयास किया, अगर नहीं हटाई लेकिन वो रोया, उसको पता है कि दर्द हो रहा है, इसको बोलते हैं रेफ्लेक्स। रेफ्लेक्स यानी कि प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, मान लीजिए एक बॉल है हमारे पास, हम उस बॉल को दीवार में मारे तो एक क्रिया हुई, दीवार से लगने के बाद जो वापस आए वो प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपको नमस्ते बोल रहा हूं, ये क्रिया हुई, और आप मुझे नमस्ते का जवाब नमस्ते से दे रहे हैं, ये प्रतिक्रिया हो गई। ठीक है, यानी कि क्रिया के अपोजिट यानी कि क्रिया के बाद तो रिफ्लेक्स, यानी कि बच्चा जो जवाब दे रहा है, एक तरीके से बच्चे से हम बात थोड़ी करेंगे, हाँ भाई आप अपना, रामू अपना नाम बताइए, ऐसे थोड़ी कहेंगे उसको बच्चे को, तो बच्चे का रेफ्लेक्स कैसे पता लगेगा हमें? ठीक है, और बच्चे का रेफ्लेक्स कैसे पता? बच्चे का रेफ्लेक्स का तो यही है कि उसको हम जो है हल्की फुल्की सी चूटी मार के देख सकते हैं, नहीं मारनी चाहिए, हल्का सा ऐसे, ज्यादातर ऐसे मारते हैं। ठीक है, पिंच करते हैं, तो जब पिंच करेंगे बच्चा रोएगा। अगर बच्चा बहुत अच्छे से रो रहा है तो यानी कि उसकी जो रेफ्लेक्स है, उसकी जो प्रतिक्रिया बहुत बेहतरीन है। ठीक है, और अगर उसकी मतलब बच्चे को हमने पिंच किया, चूटी मारी हल्की सी, उसने कभी जवाब दे दिया, कभी रोया कभी नहीं रोया, इसका मतलब वो ठीक ठाक है बच्चे की, बच्चे की रेफ्लेक्स जो है, लेकिन ज्यादा अच्छे नहीं। और अगर बच्चे को हिलाने पे, डुलाने पे, चूंटी भरने पे, कुछ भी करने पे बच्चा कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, तो फिर तो कुछ भी नहीं है बच्चे में, मतलब इसका मतलब तो बच्चा जो है किसी किसी की क्रिया प्रतिक्रिया कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो एक क्या है मसल स्टोन। मसल स्टोन का मतलब ये होता है कि बच्चे के जो मसल्स हैं वो कितने स्वस्थ हैं। ठीक है, तो ये 5 चीजें हैं बच्चे से संबंधित। अगर ये चीजें बहुत अच्छी हैं तो हर चीज के बदले में 2 नंबर देंगे। अगर ये चीजें नॉर्मल हैं, ज्यादा अच्छी भी नहीं है ज्यादा खराब नहीं है, तो हर चीज के बदले में 1 नंबर देंगे। और अगर ये चीजें बिल्कुल खराब हैं, ठीक है, खराब का मतलब ये है बच्चा पीला पड़ रहा है, उसकी खाल पीली पड़ रही है, ठीक है, हार्ट रेट बिल्कुल उसके अंदर है ही नहीं, हार्ट रेट यानी कि दिल का धड़कन है ही नहीं, रेस्पायरी रेट सांस ले ही नहीं रहा, रेफ्लेक्सिस यानी कि बच्चे को कितना भी मार लो पीट लो बच्चा रो ही नहीं रहा, या मसल स्टोन, उसके जो मसल्स हैं वो बहुत ढीले ढाले से हैं, तो यानी कि हर तरीके से बच्चे का जो जितने भी मतलब चीजें हैं पांचों के ऊपर जीरो हैं। तो जब बच्चे की सारी चीजें जीरो हैं तो बच्चा क्या है? जीरो है। ठीक है, तो अगर बच्चे की ये पांचों चीजें बहुत अच्छी हैं तो 2 नंबर, कम अच्छी हैं 1 नंबर, और अगर बिल्कुल खत्म है ये चीजें भी, बिल्कुल सही नहीं है, तो फिर 0 नंबर देंगे। ठीक है, इसी से अपगार स्कोरिंग करते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए सब में बच्चे को 2-2 नंबर दे दें, स्किन में 2 दे दें, हार्ट में 2 दे दें, रेस्पायरेटरी में, रेफ्लेक्स में, मसल स्टोन में 2-2 दे दें, तो कितने नंबर हो गए? 10। 10 हो गए ना। अगर मान लीजिए सब में 1-1 नंबर दिया, मतलब बच्चे का स्किन, बच्चे की हार्ट रेट, बच्चे की रेस्पायरी रेट, रेफ्लेक्स, मसल स्टोन सब ठीक है, ज्यादा अच्छे नहीं है, तो कितना हुआ? 1-1 नंबर देंगे तो कितने नंबर मिल गए टोटल? कितने नंबर मिल गए टोटल? 5। ठीक है, लेकिन अगर बच्चा ना तो बच्चे का रंग भी खराब है, बच्चे का हार्ट रेट बिल्कुल नहीं है, सांस नहीं आ रहा है बच्चे को हिला रहे डुला रहे कोई जवाब नहीं, बच्चा मसल स्टोन नहीं है, तो इसका मतलब 0। हर तरफ से चार पांचों में से 0 मिलेगा, जब पांचों में से 0 मिलेगा तो 5 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब अब देखिए बात ऐसी है, अगर मान लीजिए बच्चे, ये जो पांचों चीजें हैं, अगर इनमें से कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, कुछ कम अच्छी हैं, ठीक है, तो अगर स्कोर मान लीजिए 8 से 10 के बीच आ रहा है, स्कोर मान लीजिए 8 से 10 के बीच आ रहा है, तो बच्चा हेल्दी है। और बाहरी एनवायरनमेंट से अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास कर रहा है, इस दुनिया में संघर्ष कर रहा है, इस दुनिया में जीने का प्रयास कर रहा है। अगर बच्चे का अपगार स्कोर 8 से 10 है, ठीक है, अगर बच्चे का अपगार स्कोर 5 से 7 के बीच है तो बच्चा ठीक है, ज्यादा बेहतर नहीं कहेंगे, ठीक है, पीडियाट्रिशियन को दिखा लेना चाहिए। पीडियाट्रिशियन का जो ओपिनियन है, बच्चा रोग विशेषज्ञ का जो ओपिनियन है वो जरूरी है। और अगर बच्चे का अपगार स्कोर 0 है तो बच्चा खत्म है। और अगर बच्चे का अपगार स्कोर 0 to 4 है, यानी कि 3 या 4 है, तो बच्चा जो है बहुत क्रिटिकल परेशानी में है, और वो बहुत क्रिटिकल है, परेशानी में है, और बच्चा जो है कहाँ जाएगा? सीधा एनआईसी में जाएगा। जो बच्चों की नर्सरी होती है, जो बच्चों का एक तरीके से सघन देखभाल, जो एक यूनिट होती है, बच्चा उसमें जाएगा, एनआईसीयू में जाएगा, जहां पे बच्चे की बहुत ज्यादा देखभाल, ऑक्सीजन और पूरा ट्रीटमेंट
वो सब चीजें होनी है। तो ये अपगार स्कोर सेट कैसे करते हैं, देखिए स्किन, खाल के बारे में क्या है, खाल अगर पीली है बच्चे की तो 0 नंबर देंगे, नीली है या पीली है तो 0 नंबर देंगे। बच्चे का अगर बॉडी तो पिंक है, गुलाबी है, लेकिन हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं तो 1 नंबर देंगे। पूरी बॉडी गुलाबी है बच्चे की, पिंक है, लेकिन हाथ पैर नीले पीले पड़ रहे हैं तो कितने नंबर देंगे, 1 नंबर। और बच्चा अगर पीला हो गया, नीला हो गया तो 0 नंबर, कोई नंबर नहीं उसको देंगे। ठीक है। हार्ट रेट, हार्ट रेट का मतलब ये है कि अगर बच्चे के अंदर धड़कन नहीं है तो 0 नंबर। ठीक है। और बच्चे के अंदर धड़कन नहीं है तो 0 नंबर। और बच्चे के अंदर जो धड़कन है वो 100 से अगर कम है तो 1 नंबर। बच्चे की जो धड़कन है, हार्ट रेट है, वो 100 से ज्यादा है, 2 नंबर। ठीक है। इसी तरीके से रेस्पायरी रेट यानी कि सांस लेने वाली जो कंडीशन है, अगर बच्चा बिल्कुल सांस नहीं ले रहा है तो 0 नंबर। बच्चा सांस ले रहा है लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत है उसको, 1 नंबर। बच्चा प्रॉपर सांस ले रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ठाक रो रहा है, ठीक है, तो 2 नंबर। रेफ्लेक्सिस, रेफ्लेक्सिस यानी कि पिंच विंच करके जब बच्चे को देखा गया और बच्चे ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, मतलब 2 नंबर। बच्चा यानी कि महसूस कर रहा है, जो तकलीफ उसको हो रही है उसको महसूस कर रहा है, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, 2 नंबर। बच्चे को अगर पिंच करा जा रहा है, कभी जवाब दे रहा है, कभी नहीं, कभी रो रहा है, कभी नहीं, वो लेटा हुआ है, 1 नंबर। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा रो रहा है, ठीक ठाक रेफ्लेक्स दे रहा है, चूटी उटी भरने पे 2 नंबर, और अगर कम रो रहा है या कभी जवाब देता कभी नहीं, 1 नंबर। और अगर बच्चे को कैसे भी हिला रहे डुला रहे, कोई कुछ है ही नहीं, तो 0 नंबर। जी। मसल स्टोन यानी कि बच्चे की जो मांसपेशियां हैं, अगर वो कमजोर हैं बहुत ज्यादा तो 0 नंबर। और अगर मांसपेशियां हैं ढीली हैं, ठीक है, मांसपेशी जो है ढीली हैं, हाथ पैर थोड़े मुड़े हुए हैं, लेकिन म, फिर भी स्वस्थ है बच्चे की मांसपेशियां, 1 नंबर। और बच्चे की जो मूवमेंट है अगर वो बहुत अच्छी है तो 2 नंबर। अब कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए स्किन देखेंगे, हार्ट रेट देखेंगे, रेस्पायरी रेट देखेंगे, रेफ्लेक्स देखेंगे, मसल टोन देखेंगे। अगर इन मान लीजिए किसी बच्चे को स्किन में 2 नंबर मिल गए, हार्ट रेट में 2 मिल गए, रेस्पायरेटरी में 2 मिल गए, कितने हो गए, 6। फिर रेफ्लेक्सिस में 1 नंबर मिल गया, कितने हो गए, 7। और मसल स्टोन में एक में कितने हो गए, 8। और हमने क्या बताया था, अगर बच्चे का अपगार स्कोर 8 और 10 के बीच हो तो वो जो बच्चा है वो तंदुरुस्त बच्चा माना जाएगा। तो ठीक है, बच्चे का पगार स्कोर 8 है, बहुत अच्छी बात। फिर भी एक बार जो है एहतियातन एहतियातन पीडियाट्रिशियन को दिखा लेना चाहिए। लेकिन देखिए बच्चे की स्किन को 2 नंबर दे दिए, बहुत अच्छी स्किन है, एकदम पिंक, हार्ट रेट भी सही है, 4 नंबर हो गए। रेस्पायरी रेट में कुछ दिक्कत आ रही है, 1 नंबर हो गए, 5। और रेफ्लेक्सिस भी बहुत कम है, 6। और मसल स्टोन जो है वो भी नॉर्मल सी है, ज्यादा तो 7। तो 7 नंबर है, तो जाहिर सी बात है बच्चे को जो है पीडियाट्रिशियन को दिखाने की जरूरत है, उसको दिखाया जाएगा, क्योंकि अपगार स्कोर 7 आया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए बच्चे का अपगार स्कोर 4 आए या 3 आए, यानी कि बहुत ही बुरी कंडीशन है, ठीक है, स्किन स्किन 0 है, हार्ट रेट जो है, हार्ट रेट मान लीजिए 1 है, कभी कभी सांस आ रहा है घुटन से, रेस्पायरी रेट जो है वो 1 है, ठीक है, 2 हो गए। रेफ्लेक्सिस अगर बहुत ज्यादा हिला डुला रहे हैं तो बच्चा हिल डुल रहा है, रो रहा है, नहीं तो नहीं, तो मान लीजिए अपगार स्कोर 3 हुआ तो इसका मतलब बच्चा क्रिटिकल है और बच्चा जो है परेशानी में है, तो जाहिर सी बात है वो एनआईसीयू में जाएगा और वेंटिलेटर पे जाएगा। ठीक है। अगर वो फैसला जो है पीडियाट्रिशियन लेंगे कि उसको वेंटिलेटर पे रखना है या जस्ट ऑक्सीजन पे रख करके उसको जो है मॉनिटर करना है, उसको देखना है। जी। अगर न्यूबॉर्न नवमौलूद शिशु का अपगार रेट जो है 5 से 7 के बीच हो तो बच्चा ठीक है। और अगर न्यूबॉर्न का अपगार स्कोर 0 to 4 है तो बच्चा जो है क्रिटिकल है, सीरियस है, और उसको जो है एनआईसीयू में बच्चा रोग विशेषज्ञ के अंडर में रखने की आवश्यकता है। आज इतना ही, बाकी कल।